नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। पंजाब में जो हाल में बाढ़ आई है अगस्त 2025 में, जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा। हाँ, 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और औसत से लगभग 74% ज्यादा। ये आंकड़ा ही मतलब चौंकाने वाला है। बिल्कुल, 74% ज्यादा बारिश। ये सुनने में ही एहसास होता है कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी। हाँ, ये सिर्फ कुछ इंच ज्यादा पानी नहीं होता। इसका मतलब है कि नदियां, नाले सब अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बह रहे थे। और जो हमारे स्रोत बता रहे हैं बिल्कुल यही हुआ। सतलुज, ब्यास, रावी, इन सब नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जी, खतरनाक स्तर तक। और ये सिर्फ बारिश का ये पानी नहीं था, सही कहा ना मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी ये भी है कि भाखड़ा और पोंग जैसे जो बड़े बांध हैं, जी। उनसे भी काफी पानी छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनमें पानी का लेवल बहुत बढ़ गया था। उनकी क्षमता से ऊपर जा रहा था। हाँ, ये करना जरूरी हो गया था उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये एक तरह से, जैसा आपने कहा, दोहरी मार पड़ गई। दोहरी मार, बिल्कुल। ऊपर से बारिश और फिर बांधों से छोड़ा गया पानी। तो जमीन पर इसका असर कैसा रहा? मतलब कितना विनाश हुआ? जमीनी असर तो असल में बहुत ही विनाशकारी था। जो जानकारी उपलब्ध है वो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती है। 1000 से ज्यादा गांव, सूची जरा। 1000 गांव? हाँ, 1000 से ज्यादा गांव सीधे सीधे बाढ़ की चपेट में आ गए। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। इसका मतलब है लाखों लोग, हजारों घर, उनके खेत, मवेशी, सब पानी में। कई कई फुट पानी भर गया गांव में। 1000 गांव का मतलब है कि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ होगा। हाँ, काफी बड़ा। क्या स्रोत ये बताते हैं कि कौन से इलाके, कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? क्योंकि बाढ़ का असर भी तो एक जैसा नहीं होता ना हर जगह। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सही कहा, असर तो वैसे फैला हुआ था, लेकिन कुछ जिले थे जहां स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। जैसे? स्रोतों में गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, अमृतसर और बरनाला का नाम प्रमुखता से आ रहा है। अच्छा। इन जिलों में खासकर जो इलाके नदियों के किनारे बसे हैं, जो गांव हैं, कस्बे हैं, वहां पानी ने बहुत तबाही मचाई। कई जगहों पर तो सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, मतलब संपर्क ही टूट गया पूरी तरह से। और जब संपर्क टूटता है तो फिर बचाव और राहत का काम कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। लेकिन सबसे पहले इस आपदा का जो मानवीय पहलू है, जान माल का नुकसान, क्या उसके बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट आंकड़े हैं? देखिए, मानवीय क्षति तो हमेशा ऐसी त्रासदियों का सबसे दुखद पहलू होता है। हाँ, वो तो है। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार कम से कम 29 लोगों की इस बाढ़ में मृत्यु हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण। 29 जाने? हाँ, और ये आंकड़ा शायद अंतिम रिपोर्ट आने पर बदल भी सकता है, पर ये शुरुआती आंकड़ा ही स्थिति की गंभीरता बताने के लिए काफी है। ये बहुत दुखद है। और जो लोग प्रभावित हुए, उनकी संख्या के बारे में कुछ अंदाजा है? प्रभावित लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। कितना? स्रोतों का अनुमान है कि करीब 2.5 लाख लोग। 2.5 लाख? जी, 2.5 लाख लोग सीधे तौर पर इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित होने का मतलब क्या है यहाँ? मतलब घर चला गया या? प्रभावित होने का मतलब है कि किसी का घर या तो पूरी तरह टूट गया या उसे नुकसान पहुंचा, किसी को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा, किसी की रोजी रोटी छिन गई। तो ये 2.5 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2.5 लाख जिंदगियां हैं जिनमें अचानक इतनी उथल पुथल मच गई। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है, उनका संघर्ष है। बिल्कुल। अच्छा, पंजाब की पहचान तो उसकी खेती से भी है। हाँ, कृषि प्रधान राज्य है। तो इस बाढ़ ने कृषि क्षेत्र पर कैसा असर डाला? क्या कहर बरपाया? कृषि पर असर तो बहुत गहरा है और शायद इसके नतीजे लंबे समय तक दिखेंगे। अच्छा। जी, जानकारी के मुताबिक करीब 60,000 हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूब गई। 60,000 हेक्टेयर? हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा रकबा है। किसानों के लिए तो ये एक भयानक सदमे जैसा है, खासकर तब जब उनकी फसलें या तो कटने को तैयार थी या खेतों में लगी हुई थी। 60,000 हेक्टेयर? क्या ये भी पता चला है कि किस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? पंजाब में तो कई तरह की फसलें होती हैं। हाँ, स्रोत खास तौर पर धान की फसल का जिक्र कर रहे हैं। चावल? जी, धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। पंजाब तो देश के मुख्य धान उत्पादक राज्यों में से है। हाँ, बिल्कुल। और इस समय खेतों में धान की फसल ही लगी हुई थी, जो बस कुछ समय में पकने वाली थी। ओहो। तो इस फसल का इस तरह पानी में डूब जाना, यह सिर्फ उन किसानों के लिए आर्थिक तबाही नहीं है जिनकी साल भर की मेहनत और पैसा इसमें लगा था, बल्कि ये राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता की बात है। और शायद आगे चलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर भी इसका कुछ असर दिखे। धान की फसल का इतना बड़ा नुकसान,
ये तो मतलब सिर्फ आर्थिक चोट नहीं, ये तो पंजाब की जो कृषि पहचान है उस पर भी असर है। सही कहा आपने। तो हमने देखा मानवीय त्रासदी हुई, खेती को भारी नुकसान हुआ। इतनी बड़ी आपदा जब आई तो राहत और बचाव के काम कैसे चले? कौन कौन सी एजेंसियां लगी? देखिए, ऐसी मुश्किल घड़ी में अक्सर कई एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। हाँ। और यहाँ भी यही हुआ। स्रोतों के अनुसार NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जी, SDRF जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, भारतीय सेना और BSF सीमा सुरक्षा बल, इन सभी ने मिलकर समन्वय बनाकर काम किया। अच्छा। उनकी पहली प्राथमिकता थी कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। और जानकारी ये बताती है कि इन टीमों ने मिलकर हजारों लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। हजारों लोगों को? जी, और ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण था, खासकर उन इलाकों में जहां पानी का बहाव बहुत तेज था या रास्ते बंद हो चुके थे। इन एजेंसियों का तालमेल और उनकी कोशिशें वाकई सराहनीय हैं। बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों को निकाला गया या जिनका घर बार उजड़ गया, जी, उनके रहने खाने का क्या इंतजाम हुआ? राहत शिविरों की क्या स्थिति थी? जो लोग विस्थापित हुए उनके लिए सरकार और प्रशासन ने 100 से ज्यादा राहत शिविर लगाए। 100 से ज्यादा? जी, इन कैंप्स का मकसद था कि प्रभावित लोगों को फौरन छत मिले, खाना मिले, पीने का पानी और जो बुनियादी मेडिकल सुविधाएं हैं वो मिलें। हालांकि स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि इतने सारे लोग जब अचानक विस्थापित होते हैं तो इन शिविरों पर दबाव बहुत ज्यादा था। जाहिर है। सभी जरूरतों को एकदम से पूरा करना एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती थी। साफ सफाई है, पूरा खाना पहुंचाना है, दवाइयां हैं, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशें करनी पड़ रही थी। हाँ, इतने बड़े पैमाने पर राहत का प्रबंधन आसान तो बिल्कुल नहीं होता। राज्य सरकार पर भी जबरदस्त दबाव रहा होगा। यकीनन। क्या उन्होंने केंद्र सरकार से किसी खास मदद की मांग की है इस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए? हाँ, की है। स्थिति की गंभीरता और नुकसान का जो पैमाना है वो बहुत बड़ा है। इसे देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से एक बड़े वित्तीय पैकेज की मांग की है। कितना? जानकारी के अनुसार ये मांग 60,000 करोड़ रुपए की है। 60,000 करोड़? जी, ये रकम बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है उसे फिर से बनाने के लिए और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके पुनर्वास के लिए मांगी गई है। 60,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि नुकसान कितना भयानक हुआ है। बिल्कुल। ये सिर्फ फौरी राहत की बात नहीं है, ये तो एक लंबे समय तक चलने वाले पुनर्निर्माण की जरूरत की तरफ इशारा कर रहा है। सही। अच्छा, सरकारी कोशिशों के साथ साथ क्या सामुदायिक स्तर पर, मतलब लोगों ने भी कुछ पहल की? अक्सर ऐसी आपदाओं में समाज की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल, और ये पंजाब की सामाजिक बनावट का एक बहुत मजबूत पहलू है जो ऐसी मुश्किल घड़ियों में खास तौर पर उभर कर सामने आता है। हाँ। सेवा की भावना। जी। स्रोतों में साफ तौर पर जिक्र है कि बहुत से सामाजिक संगठन और खासकर गुरुद्वारे वो संकट के पहले दिन से ही मदद के लिए आगे आ गए थे। अच्छा। उन्होंने बड़े पैमाने पर लंगर चलाए, जिससे न सिर्फ राहत शिविरों में बल्कि जो दूर दराज के प्रभावित इलाके थे वहां भी लोगों तक पका हुआ खाना पहुंचाया गया। इसके अलावा कपड़े, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें भी बांटी गईं। ये जो लोगों की तरफ से खुद ब खुद प्रतिक्रिया आई, इसने सरकारी कोशिशों को बहुत सहारा दिया। गुरुद्वारों की सेवा भावना तो खैर जगजाहिर है और इस संकट में उनका योगदान वाकई अमूल्य रहा होगा। निस्संदेह। क्या कुछ और ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर मदद का हाथ बढ़ाया हो? हाँ, एक और उदाहरण जो स्रोतों में सामने आया वो काफी उल्लेखनीय है। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का। ओह हाँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 10 बाढ़ प्रभावित गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। 10 गांव? जी। अब ये सिर्फ एक बड़ी आर्थिक मदद का वादा नहीं है, ये अपने आप में एक प्रतीक भी है। सही बात है। जब जानी मानी हस्तियां इस तरह आगे आती हैं तो इससे न सिर्फ सीधी मदद मिलती है बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाता है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी जो बन पड़े योगदान दें। ये दिखाता है कि संकट कितना गहरा है कि लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हो रहे हैं। दिलजीत दोसांझ का ये कदम वाकई प्रेरणा देने वाला है। ये मुश्किल वक्त में इंसानी एकजुटता का एक बहुत मजबूत उदाहरण है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा रुकते हैं और इस पूरी घटना के पीछे जो संभावित कारण हो सकते हैं उन पर नजर डालते हैं। जो फौरी कारण है वो तो साफ है, बहुत ज्यादा बारिश हुई और बांधों से पानी छोड़ना पड़ा। जी, तात्कालिक कारण तो यही है। लेकिन क्या स्रोत कुछ गहरे, कुछ बुनियादी मुद्दों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते? निश्चित रूप से, और ये विश्लेषण का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। स्रोत सिर्फ घटना का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं बल्कि उसके पीछे जो संभावित फैक्टर्स हैं उन पर भी रोशनी डाल रहे हैं।
अच्छा। सिर्फ ये कह देना कि अभूतपूर्व बारिश हुई शायद पूरी तस्वीर साफ नहीं करता। 3 मुख्य कारक हैं जिन पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। क्या है वो? पहला और शायद सबसे अहम है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। हाँ, मौसम के पैटर्न में जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाना या फिर सूखा और बाढ़ जैसी घटनाओं का बार बार होना और ज्यादा तीव्र होना, उन्हें इस तरह की आपदाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि पंजाब की ये बाढ़ शायद ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के जो व्यापक असर है उसका एक स्थानीय प्रदर्शन हो। ये एक बहुत प्रबल संभावना है जिस पर विशेषज्ञ जोर दे रहे हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसी चरम मौसमी घटनाओं की चेतावनी तो दे ही रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जैसा स्रोतों में बताया गया है वो है अनियोजित शहरी और ग्रामीण विकास, अनप्लान्ड डेवलपमेंट। अनियोजित विकास कैसे? जिस तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है खासकर निचले इलाकों में और पानी के जो प्राकृतिक बहाव के रास्ते हैं उनमें, उससे क्या होता है कि पानी की निकासी रुक जाती है, बाधित होती है। अच्छा। तो जब भारी बारिश होती है तो पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता और वो रिहायशी और खेती वाले इलाकों में फैल जाता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि कैसे हाल के सालों में बने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने, मतलब सड़कों या नहरों ने, स्थानीय जल निकासी के पैटर्न को बदल दिया, जिससे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। यानी विकास के नाम पर प्रकृति के साथ जो संतुलन बनाना चाहिए वो नहीं बन पाया कहीं ना कहीं। हाँ। और तीसरा कारक है नदी तटों पर बढ़ता अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट ऑन रिवर बैंक्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नदियों के किनारे उनका जो प्राकृतिक फैलाव का क्षेत्र होता है जिसे फ्लड प्लेन कहते हैं। हाँ। उसमें अवैध या फिर बिना सोचे समझे बसावट करना, निर्माण कार्य करना। नदियां हमेशा एक बंधी हुई धारा में तो बहती नहीं है, जब पानी ज्यादा आता है तो वो फैलती हैं। हाँ बिल्कुल। अब जब उनके फैलने की जगह पर हम घर या फैक्ट्री बना लेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? वो तो बस्तियों में ही घुसेगा। बिल्कुल, वो इन बस्तियों में घुसेगा और तबाही मचाएगा। और स्रोतों के अनुसार पंजाब में कई नदियों के किनारे ऐसी स्थिति देखी गई है। तो ये तीनों चीजें, क्लाइमेट चेंज, अनियोजित विकास और नदी तटों पर अतिक्रमण, ये सब मिलकर एक तरह का घातक कॉकटेल तैयार करते हैं। बिल्कुल। से थोड़े ज्यादा बारिश को भी एक भीषण आपदा में बदल सकता है। सही, यही हो रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ बाढ़ आने के बाद जो राहत और मुआवजे की बात होती है उससे आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, स्रोत इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। देखिए, तात्कालिक राहत और मुआवजा पीड़ितों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। अगर हम इन गहरे कारणों पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी आपदाएं बार बार आती रहेंगी, शायद और भी ज्यादा भयानक रूप लेकर। जरूरत है कि हम दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें। हमें अपनी विकास की नीतियों पर फिर से सोचना होगा, उन्हें पर्यावरण और जलवायु के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाना होगा। हाँ। नदियों को उनका जो प्राकृतिक स्थान है वो लौटाना होगा और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ठोस कदम उठाने होंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। अक्सर आपदा प्रबंधन का फोकस फौरी प्रतिक्रिया पर ही रहता है, लेकिन रोकथाम और लंबी अवधि की योजना पर उतना ध्यान नहीं जाता। हाँ, ये कमी रहती है। और आखिर में एक और पहलू जिस पर स्रोत बार बार जोर दे रहे हैं वो है इस पूरी घटना का मानवीय चेहरा। हाँ, और ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम 2.5 लाख प्रभावित लोग या 60,000 हेक्टेयर जमीन या 29 मौतों की बात करते हैं तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं लगने चाहिए। सही बात है। इनके पीछे असली इंसान है, उनका दर्द है, उनका डर है, उनकी टूटी हुई उम्मीदें हैं, उनका अनिश्चित भविष्य है। स्रोतों का आग्रह है कि हम जब विश्लेषण करें या नीतियां बनाएं या यहाँ तक कि आम बातचीत में भी इस मानवीय पहलू के प्रति संवेदनशील रहें। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए और क्यों एक दूसरे की मदद करना इतना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। संवेदनशीलता और एकजुटता ही ऐसी मुश्किल घड़ियों से उभरने की कुंजी है। जी। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि अगस्त 2025 में पंजाब में अभूतपूर्व बारिश हुई। हाँ, पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से राज्य में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई। जी, 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए, कम से कम 29 लोगों की जान चली गई और करीब 2.5 लाख लोग विस्थापित या प्रभावित हुए। कृषि को भारी नुकसान हुआ, खासकर 60,000 हेक्टेयर में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमने ये भी देखा कि इस संकट के जवाब में एक बहुआयामी प्रतिक्रिया हुई।
सरकारी एजेंसियों जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, बीएसएफ ने बचाव कार्य किए। दोहरा शून्य से ज्यादा राहत शिविर लगाए गए। और राज्य सरकार ने केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए की बड़ी सहायता मांगी है। जी, और साथ ही समुदाय की भूमिका भी बहुत अहम रही। सामाजिक संगठनों, गुरुद्वारों ने बड़े पैमाने पर लंगर और राहत सामग्री बांटी। हाँ, और दिलजीत दोसांझ जैसी हस्तियों ने भी आगे बढ़कर मदद की, जो सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि हमें सिर्फ तात्कालिक कारणों से आगे जाकर जो गहरे मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना होगा। सही। जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास और नदी तटों पर अतिक्रमण जैसे कारक ये ऐसी आपदाओं की गंभीरता को बढ़ाते हैं। हाँ, ये जड़ में है। इसलिए सिर्फ राहत और बचाव पर नहीं, बल्कि लंबे समय के रोकथाम वाले समाधानों पर तुरंत ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। बिल्कुल। ऐसी घटनाओं का विश्लेषण इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें पर्यावरण और विकास के जो जटिल रिश्ते हैं, आपदाओं के प्रति हमारी तैयारी का जो स्तर है और एक समाज के तौर पर हमारा जो लचीलापन है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ पंजाब की घटना नहीं है, इसमें हम सबके लिए सीखने को बहुत कुछ है। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं जो स्रोतों में दिए गए लंबी अवधि के समाधानों के आह्वान से ही निकलता है। जी। भविष्य में ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए या कम से कम उनके असर को कम करने के लिए वाकई में क्या ठोस जमीनी कदम उठाए जा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या हम सिर्फ संकट आने पर प्रतिक्रिया, क्राइसिस रिस्पॉन्स देने की मानसिकता से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से रोकथाम, प्रोएक्टिव प्रिवेंशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? हाँ, जरूरत तो इसी की है। खासकर तब जब बात विकास की जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के नाजुक संतुलन की हो। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और नीतिगत हर स्तर पर गहन सोच विचार की जरूरत है।